बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहाँ जाना है? बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लगभग 80 साल के एक वृद्ध को आइसक्रीम की दुकान के बाहर थोड़ी दूर पर बैठा देख नील और रंजना उनके पास जाकर बोले, ठंड की कपकपा देने वाली रात, उस पर आज हवाएं तेज चल रही थी, जैसे वह शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देगी। आज हमारी शादी की सालगिरह है और रंजना को ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद रंजना ने कहा, चलिए आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हाँ, और मेरी आइसक्रीम नहीं भूलिएगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी उठा ली और हम दोनों ने लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़े। मैं नील, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरी पत्नी रंजना एक हाउस मेकर है, या ऐसे कहूँ तो वह मेरी भाग्य लक्ष्मी है, तो यह गलत नहीं होगा। जिसके पास कभी कुछ ना हो और उसके मेरे जीवन में आते ही उसकी मेहनत और तपस्या से मेरा जीवन में ही रंग भर दिया है। सारी सुख सुविधाओं से मेरा घर भर गया है। मेरे दोनों बच्चे रोहन और रिद्धि सेटल्ड हो गए हैं और उनकी शादी भी हो गई है। आपको कहीं आश्चर्य तो नहीं हो रहा? कितने बूढ़े लोग लॉन्ग ड्राइव पर क्या करेंगे? क्या करूं? रंजना की चंचलता और हंसमुख स्वभाव ने दिल और दिमाग को कभी बूढ़ा होने ही नहीं दिया। इसलिए उसने आज भी लॉन्ग ड्राइव की इच्छा जताई तो मैंने मना नहीं कर सका। घर से थोड़ी ही दूर जाते ही रंजना ने गाड़ी रोकने को कहा, तो मैंने कहा, यहाँ क्यों रोकना है? आइसक्रीम की शॉप तो दूर है। तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम भी पसंद नहीं। उसने कहा, आइसक्रीम तो मैं वहीं की खाऊंगी, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी काम है। गाड़ी से नीचे उतरिए और डिग्गी खोलकर उसमें से 3-4 बैग पड़े हैं, पहले उसे निकालिए। मैंने भी गाड़ी साइड लगा दी और थैला निकालकर उसके साथ खोल लिया। वह सड़क किनारे रहने वाले गरीब लोगों को बांटने के लिए गर्म कपड़े और कुछ सामान लाई थी। कपड़े देने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। मैंने पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कपड़े देने जाना है? तो रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा कि बता देती तो आप बोलते कल दे देना। इतनी ठंड में क्यों बाहर जाना है? मैं भी मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। हम रंजना की फेवरेट आइसक्रीम शॉप पर पहुँचे। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, रंजना ने मुझे इशारे से एक वृद्ध को दिखाया। देखने में एक अच्छे घर का वृद्ध लग रहा था, साथ में कुछ सामान भी था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों हम खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास चले गए। मैंने उन्हें देखकर पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहीं जाना है क्या? रात में यहाँ सवारी गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं और आज ठंड की वजह से तो मिलना मुश्किल है। वृद्ध हमें देखने लगा। मैंने फिर पूछा, बाबा बताइए, आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप कहीं जाना है? मैं छोड़ दूँगा। इतनी ठंड में यहाँ बैठकर इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप बताइए कहाँ जाना है? हमारे बार बार पूछने पर या शायद रंजना के स्नेहिल आग्रह से उस वृद्ध ने गले भरे स्वर में कहा, कहाँ जाना है ये तो पता नहीं, लेकिन कहाँ नहीं जाना है ये ज़रूर पता है। उस वृद्ध की बात से हम स्तब्ध रह गए। रंजना ने वृद्ध से आग्रहपूर्वक कहा, बाबा आज ठंड बहुत है, चलिए पहले वहाँ चलकर थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर बात करेंगे। वहीं चाय की एक छोटी सी टपरी थी। रंजना बाबा के साथ चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी उनका सामान उठाकर उनको सहारा देते हुए चलने लगा। दुकान पर हमने चाय और बिस्किट लिया। सब अपना अपना कुल्हड़ लिए चाय पीने लगे। एक अजीब सी शांति थी। बस बीच बीच में चाय की चुस्कियों की आवाज़ आ रही थी। बाबा की आवाज़ ने इस शांति को भंग किया और रंजना से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैं रंजना, और इनका नाम नील है। बाबा यह मेरे पति हैं। बेटा इस शहर में या आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? बाबा की इस बात सुनकर मैं और रंजना एक दूसरे को देखने लगे।
समझ नहीं आया कि इस उम्र में वृद्धाश्रम। बात करने के तरीके और पहनावे से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी गरीब घर के हैं जिसे खाने पहनने की समस्या हो। फिर जीवन के इस पड़ाव पर वृद्धाश्रम, बात कुछ समझ नहीं आई। इसलिए मैंने पूछा, बाबा आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? आपका घर कहाँ है? और इतनी रात को आप यहाँ कैसे? आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? कुछ तो बताइए, तभी तो आपकी समस्या हम निकाल पाएंगे। हमारे प्यार और अपनेपन से बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा मेरा नाम नंद किशोर है। मैं सीकर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरा बेटा मुझे अपने साथ शहर ले आया। साल 2 साल तो सब ठीक था। मैंने सोचा जब सब कुछ देखना इन्हें ही है तो मैं घर और ज़मीन रखकर क्या करूँगा। मैं अपना घर और ज़मीन और सारी जमा पूंजी अपने बेटे और बहू के नाम कर दी और उन्होंने यह कहकर बेच दी कि यहाँ फालतू की ज़मीन पड़ी है, कोई कब्जा कर लेगा। हम लोगों की फुर्सत नहीं है कि वहाँ जाकर इसकी देखभाल कर सकें, इसलिए उसे बेच देना अच्छा है। मैं भी उनके दिखावे के प्यार में आ गया और अपना सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ मिलने के बाद मैं उनके लिए बोझ, घर में पड़े रहने वाली रद्दी की तरह हो गया। घर में कोई मेहमान या उनके दोस्त के आने पर वह मुझे एक कमरे में बंद कर देते और सबके चले जाने के बाद ही बाहर निकालते। कहते हैं कि मैं अगर मेहमानों के सामने आ गया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। मेरी तो दुनिया में अब कोई रहा ही नहीं बेटा। मैं अपने तो मुझे यहाँ फेंक गए हैं। मैं तो उनके लिए मर चुका हूँ। सोचा कुछ काम करके बाकी का जीवन काट लूँगा, लेकिन मेरी इस उम्र में कोई काम भी नहीं देता। गांव भी नहीं जा सकते, इसलिए वृद्धाश्रम का पता मिल जाता तो। मैंने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम छोड़ देंगे। हम लोग उन्हें अपने साथ अपने घर लाए। घर आकर बाबा परेशान हो गए। बोले, नहीं बेटा, मैं अब इस घर में बोझ बनकर नहीं रह सकता। बस मुझे पता बता दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। रंजना और मेरे लाख विनती करने पर भी वह नहीं मान रहे थे। तभी रंजना ने कहा, बाबा पिता के न होने का दुख शायद मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। मुझे तो अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं। और मेरा भाग्य देखिए, शादी करके जब मैं नील के साथ घर बसाई तो उनके माता पिता भी नहीं थे। मैंने माँ का प्यार देखा तो क्या बाबा ईश्वर ने यह जो पिता के प्यार का सौभाग्य दिया, यह भी आप मुझसे छीन लेंगे? मत जाइए न पिताजी, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। रंजना के प्यार ने बाबा को जाने से रोक लिया। बाबा के घर में आने से सब घर अलग ही रौनक रहती। हमारे बच्चों को भी दादा का प्यार मिल गया और सर पर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब बाबा का घाव भी भरने लगा, क्योंकि अब उनके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी थी। हमारा बेटा अनरो तो जैसे बचपन में ही चला गया। सब काम दादाजी के साथ करना है। खाना, सोना, घूमना दादा पोते की खूब बनने लगी। अर्नव का क्या, अब हम सबको बाबा के बिना कहीं मन ही नहीं लगता। बेटी भी अपने ससुराल से हर 4-5 दिन बाद बाबा के साथ रहने आ जाती थी। एक दिन अचानक से बाबा की तबीयत कुछ खराब हो गई। हम लोग उन्हें अस्पताल के डॉक्टर के पास चेकअप और दवा के बाद घर लाए, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार होने की जगह और बिगड़ने लगी। हम लोग उन्हें फिर से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने अस्पताल में ही रुकने की सलाह दी, लेकिन वह जाने क्यों घर आने की जिद पकड़ कर बैठ गए। हमें उन्हें घर लाना पड़ा। रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाया। देर रात तक सब बाबा के ही पास बैठे। फिर उन्हें नींद आने पर हम सब सोने चले गए। अर्नव आज बाबा के ही साथ सोया। सुबह रंजना जब बाबा के कमरे में उन्हें देखने गई तो
वह हम सबसे विदा लेकर जा चुके थे। बाबा के इस तरह से अचानक चले जाने से सबको बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बाबा का सारा क्रियाक्रम भी बीत गया। कई दिनों से बाबा का कमरा साफ नहीं हुआ था। रंजना के बाबा के कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। मैंने उसे समझाकर काम वाली को सुबह बाबा के कमरे साफ करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली रंजना के पास आई और बोली, दीदी बाबा के कमरे साफ कर रही थी तो उनके तकिए से एक लिफाफा मिला है। रंजना ने लिफाफा खोला तो उसमें 10-10 के कुछ पुराने नोट थे। एक लाल पुराने से कपड़े में छोटी सी बच्ची की सोने की चैन थी और एक चिट्ठी रंजना के नाम, जिनके अक्षर देखकर लग रहा था कि बाबा के हाथ कांप रहे थे लिखते हुए। चिट्ठी में लिखा था, बेटी रंजना, तुमने जो मुझे दिया है मैं इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि ईश्वर ने मुझे पिता होने का सुख जरूर दिया है, भले ही वह देर से दिया है, और तुम्हारा पिता होने के नाते मैं अपनी संपत्ति का वारिस तुम्हें बनाता हूँ। इस लिफाफे में जो है वह मेरी और मेरी पत्नी की आखिरी संपत्ति है, जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम और नील बेटा हमेशा खुश रहना और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। पत्र पढ़ते ही रंजना जोर जोर से रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से रंजना को संभाला और उसे समझाया, बाबा ने तुम्हें अपनी संतान मान लिया, एक पिता की तरह अपनाया, तभी तो तुम्हें अपनी वारिस बना गए। तुम ही उनकी असली वारिस हो। बाबा के इस प्यार और आशीर्वाद को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। ऐसे ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट